हेलो, गुड इवनिंग। आज मैं आपसे एक कंपनी के बारे में बात करने वाली हूँ जिसका नाम है क्यूपिड लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे क्यूपिड लिमिटेड करता क्या है, उसका बिजनेस क्या है, कैसे कंपनी की ग्रोथ है, कैसे कंपनी खुद को एक्सपैंड करती है और क्या क्या चेंजेस है जो कंपनी अपने अंदर लाती रहती है। मैं कोशिश करूँगी कि हर स्टेप्स और हर चीज़ें आपको सिंपल वे में क्लियर कर पाऊँ ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद ले सकें, इजीली ले सकें और सोच समझ के। तो शुरू करते हैं। आई होप आप सब मेरे साथ में चीज़ों को वेरी सिंपली समझते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगी अपनी पूरी। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो है कि व्हाट डू दे सेल, क्यूपिड सेल क्या करता है। क्योंकि एक बिज़नेस तभी बनता है जब आप कोई सर्विस या कोई गुड्स सेल कर रहे हैं। तो क्यूपिड जो कंपनी है ये दो प्रोडक्ट्स में, दो सेक्टर्स में डिवाइड है। पहला सेक्सुअल वेलनेस और दूसरा पर्सनल केयर ब्रांड। तो यहाँ पर कंपनी सेक्सुअल वेलनेस में कॉन्डम्स और लुब्रिकेंट्स सेल करती है। इनके पास में मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, लुब्रिकेंट जेलीज और आईवीडी किट्स जो है कंपनी सेल करती है। पर्सनल केयर में कंपनी के पास कई सारे प्रोडक्ट्स है और ये एक रिटेल बिजनेस है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बाद में बात करूँगी। पर्सनल केयर में कंपनी पेट्रोलियम जेली, मसाज ऑयल्स, परफ्यूम्स, डीओज और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स है। और हाइजीन में भी इनका अच्छा एक बना हुआ है। जैसे कि हाइजीन में इनके पास सैनिटाइज़र्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप हैं और ऐसी चीज़ें हैं। तो B2B और B2C की अब बात करते हैं। ये बेसिकली इनके बिजनेस मॉडल के बारे में है। B2B मतलब कंपनी बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रही है और B2C मतलब कंपनी बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर के पास उनका प्रोडक्ट जा रहा है। B2B में भी क्यूपिड एग्जिस्ट करता है और B2C में भी क्यूपिड एग्जिस्ट करता है। B2B बिजनेस क्यूपिड का काफ़ी ट्रेडिशनल और काफ़ी पहले से चला आ रहा बिजनेस है। क्योंकि क्यूपिड एक 30 साल पुरानी कंपनी है। 1993 से क्यूपिड चला आ रहा है। अब क्यूपिड को 30 सालों से भी ज़्यादा का समय हो गया है मार्केट में। लेकिन यहाँ पर ये एक चीज़ है, क्यूपिड B2B 30 सालों से करता आ रहा है लेकिन B2C 2024 से शुरू किया है। यानी रिटेल का जो बिज़नेस है, कस्टमर को सेल करने का जो बिज़नेस है, क्यूपिड ने रिसेंटली शुरू किया है। उससे पहले वो बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी जो क्यूपिड खुद एक बिज़नेस है वो किसी और को, यानी कि होल सेल में, अगर हम नॉर्मल हमारी डेली लाइफ की लैंग्वेज में समझें तो डायरेक्ट बिजनेस को होल सेल में सेल करता रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्यूपिड सेल क्या करता है। मेजर दो कैटेगरी है, पहली सेक्सुअल वेलनेस, दूसरी पर्सनल केयर। तो इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारा है कि क्यूपिड का कस्टमर कौन है या क्यूपिड के क्लाइंट्स कौन है, यानी क्यूपिड बेचता किसे है। तो यहाँ पर भी मैं वापस इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूँगी, B2B और B2C। पहले B2B की बात कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्यूपिड पिछले 30 सालों से B2B का बिजनेस करता आ रहा है, आज भी कर रहा है। तो B2B कौन है उसके क्लाइंट्स, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। क्यूपिड डायरेक्ट बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल्स और हॉस्पिटल्स और NGOs को सेल करता है। क्योंकि कॉन्डम्स एक बहुत ही अच्छा वेलनेस प्रोडक्ट है, ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है। तो इसकी जो डिमांड है हमेशा से बनी रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट का भी बहुत मेजर फोकस है अपने लोगों को सेफली, जो मतलब लोग सेफली इंटरकोर्स करें, उनका ये एक मेजर पर्पस रहा है। क्योंकि कई सारी डिजीज़ेस लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, HIV वगैरह फैलते जा रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट हमेशा कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स लेती रहती है। तो B2B बिजनेस में क्यूपिड डायरेक्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को सेल करता है। जानते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कौन है? तो जो सबसे बड़ा इनका क्लाइंट है वो है WHO।
आई होप आपने WHO का नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा। बच्चों के किताबों में, टेक्स्ट बुक से लेके नॉर्मल न्यूज़ और डेली लाइफ में WHO का नाम आता रहता है कहीं ना कहीं। अगर नहीं जानते हैं मैं बता देती हूँ। WHO एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका फुल फॉर्म है। यानी कि पूरे वर्ल्ड के जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं या फिर जो भी चीज़ें चलती है हेल्थ से रिलेटेड, जहाँ पर फूड कंज्यूमिंग में भी कई सारे प्रोडक्ट्स है, जो सब कुछ WHO देखता है। इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ के लिए काम करता है। इट्स डेडिकेटेड टू हेल्थ ओनली। तो वहाँ से क्यूपिड को ऑर्डर्स मिलते हैं। WHO डायरेक्ट क्यूपिड से परचेज करता है। तो देखा जाए एंड ऑफ द डे कस्टमर हमारा रिटेल कस्टमर ही है। नॉर्मल जो हम लोग हैं हम ही क्यूपिड के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर एक चेन बनी हुई है क्यूपिड से WHO, देन वो जो आम जनता है, नागरिक है, वहाँ जाता है। तो इसमें क्या सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि क्यूपिड और WHO का रिलेशन। कई सालों से ये लोग एक्सपोर्ट में हैं, कई सालों से टेंडर्स पास हो रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ क्यूपिड। WHO के अलावा भी एक कमेटी और है, UNFPA, जहाँ से क्यूपिड को ऑर्डर्स मिलते हैं। ऐसी कई सारी और कमेटीज़ है। अगर मैं बात करूँ, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट एक बड़े क्लाइंट हैं, NGOs, हॉस्पिटल्स, ऐसे कई सारे। एक GEM यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस हॉस्पिटल का एक वो रहता है। तो वहाँ पर भी क्यूपिड के प्रोडक्ट्स लेती है, गवर्नमेंट लेती है। तो मेजरली देखा जाए तो B2B में गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी क्लाइंट है क्यूपिड की। यानी अगर बड़े ऑर्डर्स हैं तो बड़ा पैसा भी जनरेट कर रही है कंपनी। और दूसरी तरफ अगर B2C की बात करें यानी रिटेल बिजनेस की अगर हम बात करें, तो वहाँ तो डायरेक्ट कस्टमर ही क्यूपिड का क्लाइंट है। जितने कंज्यूमर बढ़ेंगी उतना प्रॉफिट और उतनी सेल्स बढ़ेगी। B2C में बस एक चेन है, इट्स ऑल अबाउट चेन। एंड ऑफ द डे कंज्यूमर हमारे जैसे ही आम लोग हैं। B2C में फैक्ट्री से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर। ऑफ कोर्स इनके बीच में भी कई सारे पॉइंट्स हैं, बट मेन यही होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूपिड का क्लाइंट कौन है। इसके बाद हम तीसरे मेन टॉपिक पे चलेंगे, वो है क्यूपिड का मनी फ्लो। क्यूपिड का मनी फ्लो क्या है, कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जहाँ से क्यूपिड के पास में कैश आता है या मनी आता है, रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ, मैं 3 रूट में डिवाइड करूँगी। आई होप आप B2B और B2C समझ गए होंगे। तो 3 रूट जो हैं वो हम समझते हैं जहाँ से क्यूपिड के पास पैसा आ रहा है। ये 3 बड़े क्लाइंट्स की तरह भी आप इसे समझ सकते हो। पहला रूट है जो हमारे WHO है, UNFPA है, यहाँ से सीधा सीधा रूट में पैसा आता है। जैसे कि सबसे पहले WHO ऑर्डर जनरेट करेगा, ऑर्डर देगा, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग होगा, देन शिपिंग होगा और देन डेफिनेटली कंपनी को पे कर दिया जाएगा। तो ये एक रूट है। सेकंड रूट है वाया हॉस्पिटल्स। यहाँ पर जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कि गवर्नमेंट चलाती है और कुछ लेबोरेटरीज़ हैं जो कि क्यूपिड से ख़रीदते हैं। तो वहाँ पर भी सेम रूट है। ऑर्डर बुक होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, शिपिंग होगा और पेमेंट आएगा। यहाँ पर हॉस्पिटल्स और लेबोरेटरीज़ को मैं एक जगह रख रही हूँ, मुझे लगता है ये थोड़े से अलग क्लाइंट्स हैं। हालांकि वही मैंने बताया, एंड ऑफ द डे कंज्यूमर तो एक ही है, बट ये क्लाइंट्स मुझे थोड़े क्लाइंट के बेसिस पे मैंने इसे थोड़ा डिवाइड कर दिया ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तीसरा रूट B2C, हम लोग यानी कि फैक्ट्री से जाएगा सुपर स्टॉकिस्ट के पास जो बड़े बड़े स्टॉक्स रखते हैं, देन वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स, देन वहाँ से रिटेल पॉइंट, देन वहाँ से और जो या तो सीधा कंज्यूमर के पास या फिर और अगर कोई रिटेलर है तो उनके पास प्रोडक्ट जाएगा। देन सेम वे में सेम रूट से पैसा कंपनी के पास आ जाएगा। तो ये क्यूपिड के मनी फ्लो हैं। हाँ, अगर इनमें से कोई भी एक मनी फ्लो बंद होता है तो वहाँ कंपनी को डेफिनेटली क्राइसिस फेस करने होंगे, वहाँ पर डेफिनेटली कंपनी को लॉस होगा।
इसके बाद में हम समझेंगे क्यों क्यूपिड, वाई क्यूपिड, लोग क्यों क्यूपिड को चूज़ करते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया WHO जैसे एक बड़ा क्लाइंट है तो क्यूपिड ही क्यों। और भी तो कई सारे ब्रांड्स हैं, हमने कई सारे ब्रांड्स का नाम सुना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो क्यूपिड के पास यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं, तभी तो क्यूपिड को आगे रखा जा रहा है। एक नॉर्मल अगर बेसिक देखा जाए, अगर हम कभी किसी को जॉब दे रहे हैं तो डेफिनेटली हम सबसे जो जिसके पास सबसे ज़्यादा काबिलियत है, या फिर जिसके पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है, या जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम उससे पहले प्रेफर करते हैं। तो कुछ ऐसा ही आप इस केस में समझिए। जैसे कि क्यूपिड, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी जो शायद मैंने मिस कर दिया है। क्यूपिड के पास में कई सारी गवर्नमेंट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि क्यूपिड को गवर्नमेंट ने क्वालिफाई किया है, सर्टिफाई किया है कि ये जो कंपनी है क्वालिटी के मामले में और एक्सपीरियंस के मामले में ये कंपनी सर्टिफाइड है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर क्यूपिड के पास में एडवांटेज है। कैसे कैसे सर्टिफिकेशंस है, जैसे कि WHO इन्हें प्री क्वालिफिकेशन दे चुका है, सेम विद UNFPA। इसके अलावा ISO सर्टिफिकेट है, और CE, FDA और ऐसे करके कई सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो कंपनी के पास हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर कोई भी नया ब्रांड आता है, नया कंपटीटर इस फील्ड में आता है, तो सर्टिफाई होने में ही कई सालों निकल जाएंगे, और एक सर्टिफाई होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये जो चीज़ है, जो प्रोसेस है, उस कंपनी को ये अचीव करने में, जो क्यूपिड अभी यहाँ है और जो नया कंपनी आएगा यहाँ से यहाँ जाने में ही काफ़ी वक्त और समय लगेगा, एंड ऑब्वियसली कैपिटल तो लगता ही है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए क्यूपिड को चूज़ किया जाता है। तो एडवांटेज सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्यूपिड 1993 में स्टार्ट हुआ है। कंपनी के पास 30 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, यानी कि कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। कंपनी इन हाउस प्रोडक्शन करती है, कंपनी को पता है लोज डाउन्स बिजनेस के। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे कि कोई भी एक्सपीरियंस, मैंने आपको बताया, जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उसे पहले ऑप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी क्यूपिड के पास एक एडवांटेज है। अब एक्सपीरियंस के चलते एक और एडवांटेज है, वो है स्केल। क्यूपिड का स्केल काफ़ी बड़ा है। क्यूपिड कई सारी कंट्रीज़ को सप्लाई करता है। कंपनी ने क्लेम किया है कि वो 110 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सप्लाई कर रहे हैं आज की तारीख में, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत ही अच्छा अमाउंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। 110 कंट्रीज़, यानी उनका जो जोग्राफिकल एरिया है वो काफ़ी वाइड है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है कंपनी का ग्लोबल मार्केट में। और इसका एक और फ़ायदा है, अगर किसी भी एक कंट्री की मार्केट डाउन होती है तो उसका असर, डेफिनेटली असर पड़ता है, लेकिन क्योंकि कंपनी का स्केल काफ़ी बड़ा है तो रिस्क के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो ये 3 बड़े मेन रीज़न है, पहला सर्टिफिकेट, दूसरा एक्सपीरियंस एंड थर्ड स्केल। तो क्योंकि और ये क्यूपिड में एक अलग ही ये 3 चीज़ें हैं। कोई नया अगर कंपटीटर आता है, उसे ये 3 चीज़ें हासिल करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, उतने में आई गेस क्यूपिड और स्केल अप कर लेगा खुद को। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे, इसके अलावा भी हैं, आई वुड लाइक टू शेयर। सो द नेक्स्ट वन इज़ क्वालिटी। क्यूपिड हमेशा से क्वालिटी पे फोकस करता आया है, यानी कि क्यूपिड हमेशा अपनी बेस्ट क्वालिटी सर्व करता है। जैसे कि क्यूपिड लिमिटेड जो कंपनी है वो क्लेम करती है कि उनका ईच कॉन्डम 100% इलेक्ट्रॉनिकली टेस्टेड है, यानी इट इज़ वेरी सेफ़ टू यूज़। बहुत ही जो ये अश्योरेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग अश्योरेंस है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यहाँ से मिलता है, और डेफिनेटली अगर कोई भी क्लाइंट परचेज़ कर रहा है तो बेनिफिट है। अगर कोई भी, ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स क्वालिटी, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। एक और जो चीज़ है वो है देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, यानी कि टीना फैक्टर। ये जो फैक्टर है वो क्यूपिड के पास में है, यानी कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ।
ऐसे ही कोई भी कंपनी जिसका एक ऐसा प्रोडक्ट या एक ऐसी सर्विस जो किसी और कंपनी के पास नहीं हो या कोई और कंपनी ना दे रही हो। कंपनी का एक ऐसा प्रोडक्ट है, यानी क्यूपिड लिमिटेड का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ये है, जिसके पास में एक मोनोपोली है कह सकते हैं। यानी कि वो प्रोडक्ट है फीमेल कॉन्डम्स। ग्लोबल मार्केट में कोई भी ऐसा फ़िलहाल कंपटीटर या ऐसी कोई भी ब्रांड नहीं है जो फीमेल कॉन्डम्स सेल करती हो। क्यूपिड यहाँ पर सबसे पहला ब्रांड है जो कि WHO, UNFPA और जो भी मैंने मिनिस्ट्रीज़ की बात की थी उन्हें फीमेल कॉन्डम सप्लाई करता है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। ये सबसे बड़ा फैक्टर है क्यूपिड के लिए, तो ये काफ़ी हेल्प कर रहा है आई गेस। तो ऐसे ही करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया जो कंपनी के पास में है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो क्यूपिड को स्ट्रॉन्ग बनाती है। हम कह सकते हैं क्यूपिड के स्ट्रॉन्ग पिलर्स है जो कि कंपनी को हेल्प कर रही है अच्छा और बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने में, सस्टेनेबल और एक स्टेबल बिजनेस चलाने में काफ़ी हेल्प मिल रही है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू दे मेक प्रॉफिट। कैसे कंपनी हर साल एक अच्छा प्रॉफिट बना रही है। सबसे पहली इसमें जो चीज़ है जिसके बारे में अब तक बात वैसे भी करते आ रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट से टेंडर मिलते हैं। WHO और बाकी सारी हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ उन्हें टेंडर देती है जो कि एक बड़ा रेवेन्यू जनरेशन है क्यूपिड के लिए, विच इज़ वेरी हेल्पफुल एंड स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। सो यहाँ पर कंपनी टॉप पे है क्योंकि अभी तक ऐसी और कोई कंपनी नहीं है जो कि WHO और ऐसे हेल्थ मिनिस्ट्रीज़ को सप्लाई करी। क्यूपिड अभी यहाँ पर मोनोपोली में है। इसके अलावा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में वैरायटी इंक्रीज़ करती रहती है। जैसे कि मेल कॉन्डम्स में उनके पास कई वैरायटी है, यू कैन चेक ऑन देयर वेबसाइट। और इसी के अलावा पर्सनल केयर में भी अभी उन्होंने अच्छा वैरायटी लॉन्च किया, उनके हर प्रोडक्ट में वैराइटीज़ हैं। और IVD जो किट्स है उसके अंदर भी 15 किट्स इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं और 3 किट्स जो हैं वो अभी अंडर प्रोसेस चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी खुद के प्रोडक्ट्स को एक्सपैंड करती जा रही है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हर प्रोडक्ट से एक नया और अलग तरह का रेवेन्यू जनरेट होता है क्योंकि हर प्रोडक्ट की प्रॉफिट मार्जिन अलग होती है। इसके अलावा रिटेल एक्सपेंशन जिसकी मैंने अभी बात की कि बिज़नेस ने अभी हाल ही में B2C बिज़नेस स्टार्ट किया, रिटेल स्टार्ट किया है। तो रिटेल एक्सपेंशन इज़ अ वेरी गुड स्टेप। यहाँ पर कंपनी अपने ब्रांड को डेवलप करेगी, लोगों तक पहुँचेगी, तो ये एक बड़ा एक्सपेंशन है ही डेफिनेटली और काफ़ी अच्छा स्टेप भी है। कंपनी को प्रॉफिट यहाँ से काफ़ी अच्छा जनरेट हो सकता है। एक और चीज़ है कि कंपनी क्योंकि बल्क ऑर्डर्स में लेती है गवर्नमेंट से, ग्लोबल मार्केट से, तो वहाँ पर इन्हें कॉस्ट कटिंग हो जाता है, अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग हो जाती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट बल्क में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट बच जाती है और दैट्स हाउ प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा और इंक्रीज़ हो जाता है। इसके अलावा अभी हम बात करेंगे कंपनी की मेन कॉस्ट क्या है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए कंपनी पे कर रही है। हर बिज़नेस में पे मतलब कॉस्ट जो है वो रहती है, कुछ फिक्स कॉस्ट होती है तो कंपनी को पे करनी ही होगी। क्यूपिड के केस में वो सब क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे बड़ी मेन कॉस्ट है वो है रॉ मटेरियल। अगर कोई भी प्रोडक्ट, जहाँ पर भी अगर गुड्स और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बिजनेस अगर गुड्स और प्रोडक्ट सेल कर रहा है तो रॉ मटेरियल इज़ कंपलसरी। तो यहाँ पर क्यूपिड के मेजर 3 रॉ मटेरियल्स हैं। पहला है लेटेक्स फॉर कॉन्डम्स, क्योंकि सबसे बड़ा जो उनका प्रोडक्ट है जो वो सेल करते हैं वो कॉन्डम्स है, तो वहाँ पर लेटेक्स इज़ द मैंडेटरी रॉ मटेरियल। तो लेटेक्स एक सबसे बड़ी चीज़। केमिकल्स तो हर प्रोडक्ट में आ ही जाते हैं, पर्सनल केयर में तो सब में ही आते हैं। तो इसके अलावा पैकेजिंग, लेटेक्स, केमिकल्स एंड पैकेजिंग, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर रॉ मटेरियल्स।
फिर अगर कंपनी चल रही है तो एम्प्लॉयज़ भी हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स भी हैं, सेल्स टीम भी है, तो उन्हें जो सैलरी है, जो कंपनसेशन है, वो एक अलग कॉस्ट है। इसके अलावा पावर और मशीनरी, जो कंपनी मशीन्स यूज़ कर रही है, क्यूपिड, मैं बताना चाहूँगी क्यूपिड काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स यूज़ करती है, कोरिया और जापान से इंस्टॉल मशीन यूज़ करती है, तो उसकी मेंटेनेंस, पावर और जो भी उनके मेंटेनेंस में जाता है, खर्चा जाता है, बाय करना है, कोई नया मशीन है या जो कुछ भी है, वो सब में जाता है। इसके अलावा क्यूपिड, मैंने आपको पहले बताया, क्यूपिड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो क्वालिटी, जो टेस्टिंग है, जो अश्योरेंस है, जो सर्टिफिकेशंस है, वहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट करती है, अच्छे से इन्वेस्ट करती है, क्योंकि एवरी कॉन्डम इज़ 100% इलेक्ट्रॉनिकली टेस्टेड, तो वहाँ पर कंपनी को खर्च करना होता है। एंड द लास्ट इज़ मार्केटिंग। B2B में आई गेस मार्केटिंग की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट FMCG यानी पर्सनल केयर में, यहाँ पर रिटेल बिजनेस में डेफिनेटली दे नीड टू मार्केट। तो ये थी कुछ मेन कॉस्ट जो कंपनी को करनी ही होती है। इसके अलावा जो एक चीज़ है वो है कंपनी खुद को एक्सपांड कैसे करती है। तो यहाँ पर क्यूपिड, क्योंकि साल दर साल इनका बिज़नेस बड़ा होता जा रहा है, बिज़नेस बड़ा होता है सेल्स से, जितनी सेल्स बढ़ेगी उतना बिज़नेस भी बढ़ेगा, क्योंकि उतना ही प्रॉफिट होगा। तो कंपनी को अगर, क्योंकि अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा बनाने हो रहे हैं, तो उन्हें प्रोडक्ट कैपेसिटी अपनी इंक्रीज़ करनी है। तो इसलिए कंपनी ग्रो करती है खुद को, नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डालती है। तो ये एक तरीका है खुद को ग्रो करने का, एक्सपैंड करने का। इसके अलावा और भी नए सर्टिफिकेशंस, क्योंकि हर साल हर चीज़ें, हर रेगुलेशंस बदलते हैं, हर कंट्री के नए नए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उन क्राइटेरिया को अलाइन करने के लिए कंपनी को खुद के सर्टिफिकेशंस बढ़ाने होते हैं। उसके अलावा जो रिटेल में अभी इन्होंने एक्सपैंड किया, ये भी एक तरह की ग्रोथ है। इसके अलावा प्रोडक्ट और वैरायटी, हर बार कोई नया अगर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो उसमें भी कई वैरायटी, तो इस तरह से खुद को ग्रो कर रहे हैं। स्किल मैनेजमेंट, नया और स्किल मैनेजमेंट, अभी हाल ही में कंपनी ने अपना मैनेजमेंट चेंज किया है, नया जनरेशन है, नए तरीके हैं, नया नॉलेज है, तो वहाँ से कंपनी ग्रो कर रही है। इसके अलावा एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और एडवांस मशीनरीज़ है, ये एक खुद को ग्रो, एक्सपैंड करने का तरीका है। और टाइम कटिंग, मतलब टाइम काफ़ी बच जा रहा है कंपनी का, और सेल्स बढ़ रही है, कॉस्ट कम हो रही है, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है। इसके अलावा जो ये एक चीज़ है जो मैं कंपनी में देखती हूँ, वो है ग्रोथ इंजन और कैश इंजन। ये एक अलग पॉइंट है। ग्रोथ इंजन और कैश इंजन क्या चीज़ है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कंपनी अगर देखा जाए तो एक लाइन है दोनों के बीच, एक B2C और एक B2B। तो B2C और B2B में कंपनी कमा दोनों से रही है, बट जो B2B बिजनेस है इनका, बिजनेस टू बिजनेस यानी कि ग्लोबल मार्केट, तो वहाँ पर कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, यानी वहाँ से बड़ा कैश जनरेट होता है, यानी बड़ा प्रॉफिट मिलता है। तो ये कंपनी के लिए एक कैश इंजन का काम करता है। इसके अलावा जो रिटेल का बिज़नेस है, B2C बिज़नेस, वो है ग्रोथ इंजन। ऐसा मैं देखती हूँ। ग्रोथ इंजन यानी वहाँ पर कंपनी खुद का ब्रांड डेवलप कर रही है, लोगों तक पहुँच रही है, लोगों को क्यूपिड के बारे में पता चल रहा है, तो वहाँ से ग्रोथ जनरेट हो रही है। तो कैश, जो इनका कैश इंजन है वो है इनका B2B बिज़नेस, और जो ग्रोथ इंजन है वो इनका B2C बिज़नेस, विच इज़ अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग पिलर। यहाँ पे कंपनी को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है B2B में भी होने का और B2C में भी होने का। तो यहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। और ये जो चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस तो है ही B2B में, हालांकि B2C में अभी कंपनी थोड़ी नई है, बट आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ पेस, डेफिनेटली कंपनी अच्छा कर सकती है। सो लास्ट जो चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे, वो है रिस्क फैक्टर्स। कंपनी को किन किन चीज़ों से रिस्क है,
तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छी अच्छी बातें, जितनी भी क्रीम बातें थी जो अच्छा लगता था कंपनी के बारे में, वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। बट एज अ गुड इन्वेस्टर हमें रिस्क को भी देखकर चलना होगा। तो पहली जो चीज़ है, पहला जो रिस्क है वो है टेंडर टाइमिंग। कितने वक्त के लिए टेंडर आया है। आज तो आपके पास कोई क्लाइंट है तो आप उसे सेल कर दोगे। अगर कल वो क्लाइंट आपको नहीं ऑर्डर दे रहा है, देन व्हाट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, टेंडर कितने वक्त का है और बाद में टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि अभी काफ़ी सालों से मिलता आ रहा है, तो पर फ्यूचर का हम कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि कंपनी के टेंडर टाइमिंग को लेके, कितने वक्त तक टेंडर है, आज है कल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, अगर क्लाइंट ऑर्डर कैंसिल कर देता है तो वहाँ पर कंपनी को एक बड़ा लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो हो चुकी है। और अगर क्लाइंट ऑर्डर लेने से मना कर देता है, देन कंपनी एक का देखा जाए तो लॉस में फंस जाएगी। तो ये एक बड़ा रिस्क है। इसके अलावा एफएमसीजी का कंपटीशन, जो कि क्योंकि कंपनी अभी रिटेल में नहीं है, बट ऑलरेडी कई सारे ब्रांड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि गोदरेज, डाबर, हुनासा कंज्यूमर, और ऐसे कई सारे ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी मार्केट में हैं पर्सनल केयर वाले सेक्टर में। तो उन्हें थोड़ा सा बीट करना इज़ अ टफ टास्क, क्योंकि कंज्यूमर एज हम जो कंज्यूमर है, हम इन ब्रांड्स को जानते हैं। हम बचपन से इन्हीं ब्रांड्स का नाम सुनते हैं, प्रोडक्ट्स भी इन्हीं के यूज़ किए, तो हमारा एक कंज्यूमर ट्रस्ट है। तो यहाँ पर क्यूपिड के लिए एक अच्छा कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन है, और काफ़ी एक लार्ज स्केल पे क्यूपिड को प्ले करना होगा, अदरवाइज़ कहीं ना कहीं B2C वाले में लैग कर जाएगा। इसके अलावा एक जो रीज़न है वो है जैसे कि कंपनी कि हमारे घर का जो ब्रेड विनर होता है, तो हम उस पर कैसे डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी एक डिपेंडेंसी दिखती है, वो है WHO पे, क्योंकि सबसे बड़ा क्लाइंट क्यूपिड का है WHO। और अगर किसी भी रीज़न से हम लोग नहीं ऐसे कर सकते एज्यूम, कोई भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है। कोई भी रीज़न है, कोई भी रिस्क है, कोई भी तरीका, किसी भी रीज़न से अगर WHO ऑर्डर देना बंद कर देता है, तो वहाँ पर कंपनी को एक धक्का लगेगा, एक बड़ा सा लॉस देखने मिलेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा उनके लिए एक चंक है, बड़ा एक पीस है रेवेन्यू का। वहाँ से 50-70 करोड़ के जो ऑर्डर्स आते हैं, वहाँ पर कंपनी लैग कर जाएगी अगर किसी भी रीज़न से यहाँ पर ये चीज़ चली जाती है। WHO अगर चला जाता है तो यहाँ पर एक दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो एक रीज़न है वो है करेंसी फ्लक्चुएशन। अगर किसी भी मार्केट रीज़न से इंडियन जो मनी का रेट है वो डाउन जाता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में बाय एंड सेल है, तो वहाँ के जो करेंसी है, USD है, जो भी यूरोपियन मनी है, या जो कुछ भी करेंसी है, उसके रेट से इंडियन रुपये अगर डाउन चला जाता है तो वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगा। अगर एक बड़े फिगर से नीचे जाता है तो काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि सेल्स स्टिल हमने सेल तो वही दिया है, उतने ही यूनिट्स दिए हैं जितने पहले दे रहे थे, बट वहाँ पैसा कम मिल रहा है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा लॉस आ जाता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बड़ा रिस्क है। तो ये ऐसे तो काफ़ी सारे छोटे छोटे रिस्क हैं, बट मेजर की अगर हम बात करें तो ये कुछ हैं। ये सब कुछ मैंने कंपनी के बारे में पढ़ा है, आप ये सब कुछ जाकर कंपनी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। मैं जितना कर पाती उतना मैंने आपसे डिटेल शेयर किया है। डेफिनेटली अभी हमने सिर्फ कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात की है, क्या ग्रोथ रेट, जो कुछ भी नंबर्स हैं, फिगर्स है, प्रॉफिट कितना क्वार्टरली, ईयरली, वो सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन किया है। सो आप ये सब कुछ कंपनी की वेबसाइट से भी देख सकते हैं और अपने साइड से इसमें रिसर्च कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो। थैंक यू।